अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुख्तार अंसारी के बेटे जिस पार्टी से विधायक हैं, वो पार्टी आपके साथ एनडीए में गठबंधन में है उत्तर प्रदेश में। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आपकी सरकार फंस गए, आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। तो आप इन दोनों सवालों पर जवाब देंगे? सुधांशु जी हाँ, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ऐसी बात है कि यदि व्यक्ति जन्म से ही सारी बात नहीं तय हो जाती। अगर आप कहें कि मुख्तार अंसारी का बेटा इस तरफ है तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। अगर आप ऐसे कहें तो हामिद अंसारी जी भी मुख्तार अंसारी के खानदान के हैं, तो मतलब आप हामिद अंसारी को भी क्या खराब कहना चाहेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? क्या आप उनको अपराध से जोड़ना चाहेंगे? राहुल जी और पंकज जी, यदि हामिद अंसारी की छवि से मुख्तार अंसारी नहीं जुड़ते हैं, मुख्तार अंसारी की छवि से हामिद अंसारी नहीं जुड़ते हैं, तो इसलिए, और फिर ऐसे भी समझ लीजिए राजकुमार भाटी जी साहब, मुलायम सिंह जी की क्षमता से अखिलेश बाबू नहीं जुड़ पाए, शिवपाल जी की क्षमता से को अखिलेश बाबू अब समझ पाए कि अपराधियों को साथ लेना है, और राम गोपाल जी की बुद्धि को अखिलेश बाबू अभी तक नहीं समझ पाए। तो एक परिवार का होने से वो अच्छाइयां या बुराइयां स्वतः नहीं आ जाती। आप तो समाजवादी हैं, समाजवादी सबसे ज्यादा इस बात को मानते हैं। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, बीजेपी का काउंटर सुना, दोनों पे भाटी जी को सुना। मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूं राहुल जी, और फिर पंकज जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल देव जी, देखिए, कई दृष्टियों से इसको आप देख सकते हैं। पहली बात यह है कि भाई किसी की मृत्यु हुई है, वो सब पुराना परिचय था, दोनों परिवारों का परिचय था, पार्टी का परिचय था, उनकी पार्टी के वो विधायक और सांसद रह चुके थे, और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, तो उसमें परिवार से शोक व्यक्त करने जाना, मैं समझता हूँ ये भारतीय शिष्टाचार का एक अंग है। लेकिन ये इस तथ्य को नहीं छुपा सकता कि समाजवादी पार्टी ने अपने लंबे इतिहास में जो एक छवि उसकी बनी है, वो अकारण नहीं बनी है कि उसने अपराधी तत्वों को प्रश्रय दिया है और उनका सहारा लिया है। वो भी एक तथ्य है भारत की राजनीति का। इस मामले में दोनों तथ्य आप देख सकते हैं कि इस समय उनके एक राजनीतिक मजबूरी भी है, राजनीतिक संदेश भी देना है। आप इसमें चाहें तो तुष्टीकरण देख सकते हैं, चाहें तो इसमें एक सामान्य शिष्टाचार जो भारत में निभाया जाता है, आप उसको भी देख सकते हैं। इससे ज्यादा अभी टिप्पणी की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी दृष्टि से आप इसकी विश्लेषण कर लीजिए। नहीं, एनॉन करप्शन राहुल जी, जो आप कहते थे कि क्या भ्रष्टाचार इज इवन एन इशू, मैं उस पर आ रहा हूं जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि अब देखिए, भ्रष्टाचार पे इतनी बात हो रही है जी। अभी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अवैध और असंवैधानिक करार दिया जी, जरा उसका इतिहास याद कीजिए। जब ये कानून लाया जा रहा था तो उस समय चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया था, रिजर्व बैंक ने विरोध किया था। उन दोनों संस्थाओं के विरोध के बावजूद भाजपा सरकार ने इसको वो लेकर इसको आई, ये बनाया, उन्होंने ये योजना शुरू की। अब जब ये इसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब आप देखिए कि कंपनियों के नाम न बाहर आए, उन सरकार को विवश न किया जाए, बैंक को विवश न किया जाए, कंपनियों के नाम बताने के लिए, देने वालों के लिए सबसे ज्यादा किसने विरोध किया था? सरकार कर रही थी। तो आप अगर इन दोनों चीजों को जोड़ लेंगे तो समझ में आता है किस उद्देश्य से इसको लाया गया। और जब ये लगा कि अब भंडा फूट जाएगा, सारे तथ्य बाहर आ जाएंगे, तो उसको रोकने की भरपूर सरकारी कोशिश हुई है अदालत में। सुधांशु जी, दूसरी बात यह है कि राजनीतिक, अब दिक्कत यह है कि उसमें सभी पार्टियों को, बहुत सारी बड़ी पार्टियों को उसमें मिला है। ओके, अनुपात में सबको समझ में आ रहा है कि भाई किसको ज्यादा मिला है, क्यों ज्यादा मिला है, ये भी मालूम है। जो सत्तारूढ़ में, जिसके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, राज्यों में भी और केंद्र में भी, उसको ज्यादा मिलेगा। लेकिन जिस तरह की पार्टियों ने, और जो चीजें सामने आ रही हैं, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर से पूछा गया, आज ही पूछा गया, आज या कल ही, कि साहब उस पर रिजर्व बैंक जो तथ्य सामने आए हैं, उस पर रिजर्व बैंक कोई उससे व्यू लिया है कि नहीं? तो उन्होंने कह दिया कि हमने उसका कोई व्यू नहीं लिया है। ओके, ये सारी बातें क्या बता रही हैं हमें? राजनीतिक भ्रष्टाचार का मतलब यह है कि बिना पैसे के कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। और अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने संतों के और संत जैसे कार्यकर्ताओं के सहयोग से लड़ती है, उसको पैसे का उपयोग नहीं होता, वहां पर कैश नहीं आता, तो अभी आज ही एक 5 करोड़ पकड़े गए हैं, तो सभी उस कुएं में शामिल हैं। कौन है जो ये नहीं कर रहा है? हम में सब बराबर हैं। सुधांशु जी, पॉइंट टेकन। राहुल जी, सुधांशु जी का क्विक काउंटर। पंकज जी आ रहा हूं।
नहीं संजीव जी, जो राहुल जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात का रिवर्स का उत्तर देता हूं, यानी पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का फिर अपराधीकरण का। राहुल जी आपने सही कहा, 55-60 करोड़ रुपए तो पकड़े गए थे पश्चिम बंगाल में भी, और 350 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए थे झारखंड में। तो जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से अदावत है समझ में आता है, जब 350 करोड़ एक सांसद के यहां पकड़े जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जरूरत, यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो तो भांडा लग रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, मगर इससे पहले तो कुआं था, नीचे चला गया, पता ही नहीं क्या था। आज तो कोर्ट चाहे तो वो आपके हिसाब से तथाकथित भांडे को बाहर निकालकर उसने दिखा तो दिया, परंतु पहले तो ये पता ही नहीं था। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 35% बॉन्ड मिले हैं, ये 2/3 बाकियों कैसे मिले? मतलब भाजपा जिसको अगर देखें तो 17 राज्यों में हमारी सरकार, 2 साल से लगातार केंद्र में हमारी सरकार, तो 3/4 हमें मिलना चाहिए। तो मतलब बाकियों को तो प्रेम से दिए गए, साहब मोहब्बत में दिए गए हैं, जैसे ला पिला दे सा किया पैमाने के बाद, और सारा एक्सटॉर्शन हमने किया है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, एक गंभीर बात बोलता हूं जो तकनीकी दृष्टि से सोचना चाहिए। देखिए, भारत के संविधान ने राजनीतिक सहभागिता के 3 स्तर तय किए हैं नागरिकों के लिए। एक, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हो सकता हूं, मैं उस पार्टी का हिस्सा हो गया। दूसरा, मैं पदाधिकारी नहीं हूं मगर मैं ओपनली अपना सपोर्ट व्यक्त कर रहा हूं, मैं अपने घर पे झंडा लगा रहा हूं पार्टी का। और तीसरा, गुप्त मतदान, यानी मुझे यह भी अधिकार है कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं शो करना चाहता, अकेले वोट करना चाहता हूं। तो बताइए, आर्थिक योगदान की दृष्टि से आप केवल फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। एक है ओपन, जैसे बहुत से लोग पदाधिकारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, पार्टी के पदाधिकारी और एमपी होते हैं। दूसरा, मैं ओपनली दे रहा हूं, चेक से दे रहा हूं। तीसरा, मैं गोपनीय ढंग से दे रहा हूं, ऑप्शन आपने खत्म कर दिया। यदि इतनी ट्रांसपेरेंसी है तो वोट क्यों गुप्त होना चाहिए? गुप्त मतदान इसलिए था कि यदि ये पता लग जाएगा किसने किसको वोट दिया है तो सत्ताधारी दल के मन में अन्यथा भाव आ सकता है। तो अगर आप देखें गंभीरता से, तो तर्क यहां पर तो है कि मतदान में तो उसके मन में भाव आ सकता है, मगर पैसे के दान में नहीं आएगा। मुझे लगता है थोड़ा ये बात बहुत तर्क संगत नहीं लगती है। शर्मा जी, यदि 3 ऑप्शन हमारे पास राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के हैं, 3 ऑप्शन सरकार ने सोचा था, मगर कोर्ट ने निर्णय किया है, तो कोई बात नहीं, कोर्ट का निर्णय सही है। और इस विषय पे अमित शाह जी ने यह भी बोला है कि भाई कोर्ट ने यह तो कह दिया खोल दो, अब समाधान क्या है? वापस वही, यानी अब भांडे के बाद कुआं, कि कैश में लेते रहो, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब पूछा जाओ तो कहो ये क्या, ये तो रहमत थी, ऊपर से आ गई और नीचे चली गई। पंकज जी, ऊपर से आ गई नीचे से चली गई, कैश दोबारा इनफ्लो। ये तो तर्क ठीक नहीं है सुधांशु जी का। मेरे को मतदान गुप्त है तो धनदान भी गुप्त होना चाहिए, क्योंकि उससे भावना आ जाएगी। कहाँ किस चीज को किससे जोड़ रहे हैं। रह गई बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्ट आचार सिर्फ आर्थिक होता है ऐसा तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में बिना किसी आधार के हल्ला मचा रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। क्या ये भ्रष्ट आचार नहीं है? बीजेपी अपने चुनावी अभियान में उस पर आरोप है कि सेना का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? केंद्र सरकार का एक मंत्री अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दे रहा है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? विकसित भारत अभियान का प्रचार करने के बहाने कॉलेजों में प्रधानमंत्री जी के आदमकद होर्डिंग बैनर लगाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, चुनावी प्रचार। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? एक खास नियत के तहत दूरदर्शन पर जानबूझकर केरला स्टोरी फिल्म प्रदर्शित की जा रही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? विपक्ष के उम्मीदवारों को कई लोकसभा क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारी तरह तरह से तंग कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है? और निर्वाचन आयोग के सामने इन सभी बातों की बाकायदा शिकायत दर्ज की जा रही है, लेकिन आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो क्या ये उचित आचरण है? इन सब बातों से चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? वीवीपैट की पर्चियां निर्वाचन आयोग मतदाताओं के हाथ में देने को तैयार नहीं है। इस आचरण को क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए रातों रात माफ कर दिए। संजीव जी आ रहा हूं। घंटे महात्मा गांधी नरेगा योजना 24 साल तक चल सकती थी। ये कौन सा आचरण है? लेकिन नहीं, महात्मा गांधी नरेगा नहीं चलेगी। रोजगार की जो न्यूनतम गारंटी देने वाली योजनाएं हैं वो बंद करेंगे, लेकिन धन्ना पेखों के कर्ज माफ करने हैं। ये कौन सा आचार है? और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का जो क्विड प्रो को है वो तो सबके सामने है। अब तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई है, तो उस आचार को क्या कहेंगे? ये सब चीजें भी भ्रष्ट सुधांशु जी, आचार की ओके पंकज जी, सुधांशु जी, नहीं आती। क्विक रिस्पॉन्स